नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा उत्तर प्रदेश से है। यूपी चुनाव निर्वाचन आयोग ने शुरू की चुनाव की तैयारियां, ड्यूटी के लिए बनाई 20,000 कर्मचारियों की लिस्ट। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में निष्पक्ष चुनाव के लिए दायर याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। आज 75 जिलों के 3.42 लाख लाभार्थियों को देंगे पीएम आवास की सौगात। इसी प्रकार के 10 बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी सीएम योगी और पीएम मोदी के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। यूपी चुनाव निर्वाचन आयोग ने शुरू की चुनाव की तैयारियां, ड्यूटी के लिए बनाई 20,000 कर्मचारियों की लिस्ट। जी हां दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासन चुनाव कराने के लिए कार्मिक की ड्यूटी की तैयारी कर चुका है। इसके लिए निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर जिले के सभी विभागों से कार्मिक का डाटा फीड कराया गया है। डीएम के निर्देश पर सभी विभागाध्यक्षों ने सभी कर्मचारियों से डेटा फीड कराने को कहा था। काफी प्रयास के बाद फीडिंग का कार्य सफल हो गया है। जिला निर्वाचन विभाग पंचायत ने कार्मिक डाटा की रिपोर्ट सोमवार को कमिश्नर को भेज दी है, जिसके अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कार्मिक ड्यूटी का कार्य पूरा हुआ है। निर्वाचन विभाग को डाटा फीडिंग में 20,208 कर्मचारियों का डाटा फीड हो गया है। अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 20,208 कर्मचारी चुनाव का कार्य करेंगे। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 10% अतिरिक्त कर्मचारी मिलाकर 18,500 कर्मचारियों की जरूरत है, मगर जिला प्रशासन ने इससे ज्यादा संख्या में डाटा तैयार कराया है। इसमें प्रशासन ने 20,000 से ज्यादा कर्मचारी तैयार किए हैं। यह कर्मचारी चुनाव कराने को तैयार हुए हैं। निर्वाचन आयोग को भी कार्मिक डाटा की जानकारी दे दी गई है। वहीं अब शासन से अधिसूचना जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। अधिसूचना के बाद कार्मिक डाटा का काम शुरू हो जाएगा। बदायूं के एडीएम प्रशासन ऋतु पूनिया ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां तेजी से चल रही है। कार्मिक ड्यूटी का कार्य कराने को कर्मचारियों का डाटा फीडिंग पूरा हो गया है। 20,000 से अधिक कर्मचारियों का डाटा फीड हो चुका है। अधिसूचना का प्रशासन को इंतजार है। अधिसूचना के बाद अगला कार्य शुरू हो जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में निष्पक्ष चुनाव के लिए दायर याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में वर्ष 2021 में निष्पक्ष चुनावों से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सोमवार को 3 जजों की बेंच ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के साथ साथ बंगाल में विपक्षी दलों के नेताओं को सुरक्षा देने की अपील की गई थी। दिल्ली के रहने वाले एडवोकेट पुनीत कौर ढांडा ने अपनी याचिका में कहा था कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटरों और मुस्लिम वोटरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मामले की सुनवाई कर रही 3 जजों की बेंच के एक जज जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि यह मामला आर्टिकल 32 से जुड़ा है। उन्होंने कहा, आपके मूलभूत अधिकारों का हनन नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता पश्चिम बंगाल का निवासी भी नहीं है। याचिकाकर्ता पुनीत कौर ढांडा ने बंगाल में भाजपा नेताओं की हो रही हत्याओं का मुद्दा उठाते हुए मांग की थी कि गृह मंत्रालय विस्तृत रिपोर्ट देकर बताए कि अब तक इस संबंध में क्या कार्रवाई हुई है। याचिकाकर्ता ने पश्चिम बंगाल के विरोधी दलों के नेताओं को सुरक्षा देने की भी मांग की थी। साथ ही उसने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि वह चुनाव आयोग को निर्देश दे कि फर्जी मतदाताओं को चिन्हित कर उनके नाम मतदाता सूची से हटा दे। पुनीत के वकील विनीत ढांडा ने कहा था कि बंगाल चुनाव में मुस्लिम मतदाता अहम भूमिका निभाएंगे। याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि तेलंगाना के लोगों के नाम बंगाल की मतदाता सूची में है, ये फर्जी मतदाता हैं। इतना ही नहीं, योजनाबद्ध तरीके से भाजपा नेताओं को बंगाल में निशाना बनाया जा रहा है। इस पर बेंच ने जानना चाहा कि याचिकाकर्ता का इस केस से क्या लेना देना है, वह किस तरह से बंगाल से जुड़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। आज 75 जिलों के 3.42 लाख लाभार्थियों को देंगे पीएम आवास की सौगात। जी हां दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। वह कल यहां एनेक्सी भवन से यूपी के 3.42 लाख लाभार्थियों को पीएम आवास की सौगात देंगे। योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में 2,409 करोड़ रुपए की राशि भेजी जाएगी। कल के कार्यक्रम में नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री आशुतोष टंडन और राज्य मंत्री महेश गुप्ता मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम कल शाम 4 बजे से होगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम प्रदेश के 5 जिलों के 5 लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण भी किया जाएगा। लाभार्थी अपने जिलों के एनआईसी सभागार से सीएम से जुड़ेंगे। उनके साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। लाभार्थियों को पीएम आवास योजना का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सीएम ने की पूजा अर्चना। मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर पहुंचते ही सीएम योगी ने मुख्य मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर फूल चढ़ाए। सीएम योगी का कोई आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि वह अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर निधि समर्पण कार्यक्रम के सिलसिले में एक अहम बैठक भी कर सकते हैं। सीएम की शहर के कुछ उद्योगपतियों से मुलाकात भी हो सकती है। निधि समर्पण के संबंध में बुलाई गई बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से जुड़े चंपत राय के भी आने की सूचना है। सीएम कुशीनगर में मोरारी बापू के कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी ने 30% वोट के लिए सुभाष चंद्र बोस का अपमान किया।
कैलाश विजयवर्गीय। जी हां दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जय श्री राम के नारे से खफा होकर कार्यक्रम में भाषण नहीं देने पर भाजपा ने हमला बोला है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी के इस कदम की निंदा की। कहा कि राज्य के 30% मुस्लिम वोटर को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बसु का अपमान किया है। रविवार सुबह सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर उतरने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार 30% लोगों के लिए है, 70% जनता के लिए यह सरकार नहीं है। उन्होंने इसे काफी दुर्भाग्यजनक बताया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जय श्री राम या भारत माता की जय के नारे से ममता बनर्जी को अपमानित क्यों किया जाएगा। वास्तव में उन्होंने शनिवार को जय श्री राम के नारे के बाद जो कुछ भी किया वह उनका राजनीतिक एजेंडा था। उन्होंने कहा कि राज्य के 30% वोटरों को खुश करने के लिए यह सब कर रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता इसका माकूल जवाब देगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बेहतर कानून व्यवस्था वाले राज्य के रूप में हो रही यूपी की पहचान, सीएम योगी। जी हां दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश ने देश में अपनी प्रतिधारणा को बदला है और अब इसकी पहचान दंगाग्रस्त, अपराधग्रस्त प्रदेश की नहीं बल्कि बेहतर कानून व्यवस्था वाले राज्य के रूप में है। इसके मॉडल को देश के अन्य राज्य भी अपनाने में लगे हैं। अवध शिल्पग्राम में उत्तर प्रदेश दिवस का उद्घाटन करने के बाद रविवार को आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमने केवल पेशेवर अपराधी और माफिया पर ही नहीं बल्कि खानदानी अपराधियों पर भी लगाम कसा है, जिससे निवेश की संभावना बढ़ी है। यूपी स्थापना दिवस के चतुर्थ संस्करण पर शुभकामनाएं देते हुए योगी ने कहा कि भारत की संस्कृति और गौरवशाली परंपरा पर गर्व की अनुभूति होती है। उत्तर प्रदेश देश का हृदय स्थल कहलाता है और भारत की संस्कृति, सभ्यता और स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र बिंदु भी रहा है। उन्होंने कहा कि अगर समाज के जिम्मेदार लोगों में अपनी परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाने का भाव नहीं होता है तो समाज दिग्भ्रम की स्थिति में रहता है और इसी स्थिति ने प्रदेश को 70 वर्षों में भटकाव की दिशा में पहुंचा दिया। यूपी दिवस के आयोजन की कहानी बताते हुए योगी ने कहा, 2017 में जब यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो तत्कालीन राज्यपाल ने हम लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि देश के अधिकांश राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं और कार्यक्रम के साथ अपनी योजनाओं को आगे लाकर नई पीढ़ी के लिए एक अवसर प्रस्तुत करते हैं। योगी ने कहा, जब मैंने कैबिनेट के सामने उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा तो सहर्ष समिति मिली और यह आयोजन शुरू हुआ। तभी एक जिला एक उत्पाद की अभिनव योजना की भी शुरुआत हुई। ओडीओपी देश की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में एक है और आत्मनिर्भर भारत का जज्बा रखने वाली इस योजना के साथ प्रारंभ हुए उत्तर प्रदेश दिवस को प्रधानमंत्री ने भी सराहा। समारोह में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधे चौपट हो गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में अब विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश दिवस बहुत पहले से मनाया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक की प्रेरणा से मुख्यमंत्री योगी ने कराई। प्रदेश के लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने एक जिला एक उत्पाद योजना की चर्चा करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। उन्होंने दावा किया कि योगी के विकास मॉडल पर आने वाले समय में हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय शोध करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिला व पुरुष खिलाड़ियों, उद्यमियों, युवाओं, दुग्ध उत्पादकों तथा किसानों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया। समारोह में राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन समेत कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। पूर्व राज्यपाल राम नाईक की पहल पर उत्तर प्रदेश दिवस की शुरुआत योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी। इस बार उत्तर प्रदेश दिवस का चौथा संस्करण मनाया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी के 2 अहम फैसले, आईएएस, आईपीएस और पीसीएस की फ्री कोचिंग कराएगी सरकार, जाने दूसरा क्या। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस यानी उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेरोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जरूरतमंद युवाओं तथा दूसरे राज्यों व विदेश में रोजगार के लिए गए यूपी के कामगारों के लिए 2 अहम घोषणाएं की। यह गोमती नगर विस्तार स्थित अवध शिल्पग्राम में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आगामी वसंत पंचमी से अभ्युदय के नाम से एक नई योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत नीट, आईटीआई, जेईई, यूपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जरूरतमंद युवाओं को अब अपने जिले व मंडल में ही निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्राप्त होगी। योजना की शुरुआत प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालयों से की जाएगी। उसके बाद इस योजना का हर जिले में विस्तार होगा। योजना के तहत इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रदेश सरकार के अनुभवी अधिकारियों के अलावा विश्वविद्यालयों के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का पैनल तैयार किया जाएगा, जो फिजिकली और वर्चुअली इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं का मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को राजस्थान के कोटा जाकर कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी क्रम में उन्होंने एक और घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश का कोई भी श्रमिक या कामगार अगर किसी अन्य प्रदेश या विदेश में रोजगार करने जाता है और अगर उसने उत्तर प्रदेश सरकार के पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा रखा है तो आपदा के समय उसे हर तरह की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदेश सरकार प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश का नाम देश और विदेश में ऊंचा करने वाली विभूतियों के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिए जाने की घोषणा करते हुए कहा
कि इस सम्मान के लिए चयन राज्य के मुख्य सचिव द्वारा किया जाएगा। इसी साल राज्यपाल के हाथों प्रदेश की विभूतियों का यह सम्मान दिलवाकर इसकी शुरुआत करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की एक अन्य योजना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालयों पर अटल आवासीय विद्यालयों की शुरुआत की जा रही है, जिनमें निराश्रित व जरूरत बालक बालिकाएं रहकर पढ़ाई कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इन अटल आवासीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र की शुरुआत इसी बार से कर दी जाएगी। इस समारोह में खेल विभाग की ओर से रानी लक्ष्मीबाई व लक्ष्मण पुरस्कार से प्रतिभावान खिलाड़ियों को, दुग्ध विकास विभाग की ओर से गोकुल व नंद बाबा पुरस्कार, युवा कल्याण विभाग की ओर युवक मंडल दल व महिला मंगल पुरस्कार, कृषि विभाग की ओर से कृषक पुरस्कार मुख्यमंत्री के हाथों प्रदान किए गए। साथ ही तमाम हस्तशिल्पियों व कारीगरों को सम्मानित किया गया। उन्हें टूल किट वितरित किए गए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।